हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 एससीपी यानी पंजाब हिस्ट्री ऑफ कल्चर। आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा मुख्य ऐतिहासिक स्थान, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सुलभ होगा। और ये सारे जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें हम लोहगढ़, सरहिंद, अमृतसर, गुजरालवाला, बहुत से जो है इतिहास स्थल का जो है बारे में जानेंगे, जो हर जगह महत्वपूर्णता रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन मुख्य ऐतिहासिक स्थान आया है। लोहगढ़ हमारे समक्ष आया है मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत लोहगढ़ दुर्ग। लोहगढ़ दुर्ग देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और लोहगढ़ जो है बाबा बंदा बहादुर के अधीन प्रथम सिख राज्य था, जो कि 1710 से लेकर 1710 की राजधानी था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोहगढ़ दुर्ग जो है भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर में स्थित है। तो आप समझ सकते हो कि लोहगढ़ जो है दुर्ग भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर ज़िले में स्थित है। और लोहगढ़ का जो है बाबा बंदा बहादुर के अधीन प्रथम सिख राज्य था, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि लोहगढ़ बाबा बंदा बहादुर के अधीन प्रथम सिख राज्य था, और जिसकी स्थापना देखा जाए तो 1710 से लेकर 1716 की राजधानी था। भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 में इसका निर्माण करवाया था। यानी देखा जाए तो ये प्रथम सिख राज्य था और ये राजधानी था। लोहगढ़ जो है बाबा बंदा बहादुर के अधीन प्रथम सिख राज्य की राजधानी था। तो ये आप समझ सकते हो। लेकिन इसका जो है भरतपुर जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में इसका जो है निर्माण कराया, और इस किले पर कई आक्रमण हुए, लेकिन इसे कोई भी नहीं जीत पाया। यानी ये ऐसा किला था जिसको जीतना किसी के लिए भी संभव नहीं था। यह भारत का एकमात्र अजय दुर्ग है। अंततः इसको जो है अजयगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यह दुर्ग जो है सेवर के निकट निर्मित है, और इसका चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी हुई है। अंततः इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। किले के चारों ओर एक गहरी खाई भी बनाई गई है, जो इसकी महत्ता को और बढ़ा देता है, जिसमें मोती झील से जो है सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया है। और इस किले में 2 दरवाजे हैं। उत्तरी द्वार अष्ट धातु का बना हुआ है, जिसे जवाहर सिंह जाट, जो कि 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे। भरतपुर राज्य के जाट राजवंश के राजाओं का राज्य अभिषेक जवाहर बुर्ज में होता था। तो देखा जाए तो लोहगढ़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पुराना नाम अगर हम देखें तो मुखलीपुर है, और ये सधौर में तूफान मचाने के बाद बंदा बहादुर ने शाहजहां को एक अमीर मुखलिस खान द्वारा निर्मित मुखलिसपुर के किले को चुना। उभरते सिख राज्य की राजधानी के रूप में इसे अक्सर इस्तेमाल किया गया। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी निर्माता मुखलपुर के किले को चुना, और उभरते सिख राज्य की राजधानी के रूप में इसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। सधौरा और नाहन के बीच रास्ते में स्थित मुखलीपुर हिमालय की निचली पहाड़ी की एक ऊंची शिखर पर स्थित है। यहाँ पावटा साहिब से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जो पावटा साहिब है उसे 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है लोहगढ़ स्थित है। बंदा बहादुर ने टूटती इमारत को बहाल करके इसे लोहगढ़ का नाम दिया, क्योंकि टूट रही थी इमारत, तो इसको जो है निर्माण करवा के इसका नाम जो है लोहगढ़ रखा गया। इस किले पर खालसा ध्वज लहराया गया, यानी पहला सिख जो है इस पे ध्वज लहराई गई। पहली बार सिख ने किसी क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया। यानी ये समय काल था जहाँ पर सिख ने जो है लोहगढ़ को जीत के यहाँ पर जो है अपना ध्वज जो है खालसा का फहराया, और इस किले पर जो है खालसा ध्वज के लहराया गया, और पहली बार सिखों ने किसी क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया। यहीं पर अपने शासन की लघु अवधि में बंदा बहादुर ने
जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने का गहन निश्चय किया। यानी लोहगढ़ ही ऐसा स्थल था जहां पर बंदा बहादुर ने जमींदार प्रणाली को समाप्त करने का निश्चय किया। परंतु मुगल बादशाह बहादुर शाह बंदा बहादुर के विजय अभियानों से गुस्से से तिलमिला रहा था। देखा जाए मुगल बादशाह बहादुर बंदा बहादुर की इस विजय से तिलमिला उठा। उसने अपने बड़े बेटे को विशाल मुगल सेना के साथ लोहगढ़ के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन मुगल सेना से असम्मान के बावजूद सिख काफ़ी समय तक मुगल सेना से संघर्ष करते रहे। यानी देखा जाए तो मुगल सेना से सिख काफ़ी समय तक संघर्ष करते रहे, जिसे बंदा बहादुर और उसके कुछ सिखों को बच निकलने का अवसर प्राप्त हुआ। खालसा सेना को भारी नुकसान सहन करना पड़ा और लोहगढ़ किलों का मुगलों के तोपों से विनाश कर दिया गया और यह बंदा बहादुर को पकड़ा भी गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर मुगलों ने लोहगढ़ को, जो कि अजय था, उसको तहस नहस कर दिया और बंदा बहादुर जिन्होंने यहाँ पर प्रथम सिख राजधानी की स्थापना किया, उनको मुगलों ने बंदी बना लिया। तो देखा जाए तो लोहगढ़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य ऐतिहासिक स्थान को यानी गुजरवाला को, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है मैप वर्क के अंतर्गत। गुजरवाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक औद्योगिक शहर है। देखा जाए तो गुजरवाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, देखिए आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, क्या पाकिस्तान में भी पंजाब है? बात यहाँ सही है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा हिंदुस्तान में है। और ये पाकिस्तान के पंजाब का प्रांत है गुजरवाला, वो औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर समझते हो ना क्या होता है? जहाँ पर व्यापार होती है, वहाँ पर सामानों का मैन्युफैक्चर होता है, तो वो औद्योगिक शहर के रूप में देखा जाए तो गुजरवाला का आप यहाँ पर रख सकते हो। इतिहासकारों के अनुसार इस स्थान का नाम गुजराह प्रतिहार साम्राज्य पर लंबे समय से राज कर रहे हैं। यानी गुजराह प्रतिहारा साम्राज्य पर लंबे समय से राज्य कर रहे गुजरों के नाम पर है। यानी गुजरवाला गुजरों के नाम से रखा गया है। यहाँ पर गुजर प्रतिहारा साम्राज्य आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आप इतना याद रखना कि इतिहासकारों के अनुसार इस स्थान का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर गुजरों का काफ़ी वर्चस्व थी, इसीलिए इसका नाम है गुजरों के नाम से गुजरवाला रखा गया। और देखा जाए तो यहाँ 630 ईस्वी पूर्व में चीनी बौद्ध यात्री ह्यूसांग ने गुजरवाला के समीप एक प्रसिद्ध शहर से यानी टाकी की यात्रा की थी। यानी ये गुजरवाला वही स्थान है जहाँ पर आपने कई स्थान पर पढ़े होंगे कि चीनी बौद्ध यात्री ह्यूसांग वो यहीं से यात्रा किया था। पर मुसलमानों के आगमन से पहले तक इस शहर के बारे में जानने वाले कम ही थे। यानी मुसलमानों के आगमन से पहले इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता था। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में लगातार सरकारी तब्दीलियों के चलते पैदा हुई अव्यवस्था का फ़ायदा उठाते हुए सिखों ने पंजाब में अपना शासन बुलंद किया। यानी देखा जाए तो यहाँ सिखों के पंजाब में अपना शासन बुलंद किया और सिख मिसलों में से एक इसके मुखिया चरत सिंह ने 1763 में गुजरवाला में अपना दबदबा बना लिया। यानी देखा जाए तो 1763 में सिख मिसलों में से एक मुखिया ने चरत सिंह ने यहाँ पर अपना दबदबा बना लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो 1774 में चरत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र महान सिंह व उसके बाद रणजीत सिंह ने शासन संभाला पर पंजाब को एकजुट किया। यानी देखा जाए तो दो महान शासक यानी चरत सिंह और उसका पुत्र महान सिंह व उसके बाद रणजीत सिंह ने यहाँ पर अपना भागदौड़ संभाला। सिख सेना के सेनापति हरि सिंह नलवा को नए गुजरवाला के निर्माण का श्रेय जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सिख सेना के सेनापति हरि सिंह
नलवा को नए गुजरावाला के निर्माण का श्रेय जाता है और रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य कमजोर उत्तराधिकारियों और लाहौर दरबारियों के बीच सत्ता के लिए लगातार झगड़े के कारण बन गया। यानी देखा जाए रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात जो गुजरावाला था वो कमज़ोर हो गया। कारण क्या था? यहाँ पर सत्ता के लिए ये आपस में ही लड़ने लग गए और जिसके कारण जो है यहाँ पर कमज़ोर होता गया इसका किला। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजाब में सिख दावेदार का अंत करने का अच्छा अवसर मिला। देखा जाए तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अंग्रेज़ों ने जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे यहाँ पर सत्ता के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अवसर पाया और इसे अंग्रेजी द्वारा 1849 में अपनी साम्राज्य में से मिला लिया। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब दो आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेज़ तो फ़ायदा उठा के जाएंगे ही, और यही हुआ। इसे अपने साम्राज्य में जो है अंग्रेज़ों ने मिला लिया। अंग्रेज़ों ने जीटो रोड के साथ रेलवे लाइन बनाई जिससे गुजरावाला के वो पंजाब के अन्य शहरों के साथ जोड़ दिया गया। कहते हैं व्यापारी संभल हो पाए क्योंकि इन्हीं कारणों से जो है यहाँ पर व्यापार संभली। क्योंकि आपको पता ही है कि गुजरावाला जो है एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ लुधियाना की बात करें तो लुधियाना जो है मैप वर्क के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है। क्योंकि लुधियाना देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती है। कहते हैं सतलुज नदी के किनारे पर स्थित लुधियाना शहर पंजाब के केंद्रीय शहरों में से एक है। यानी ये सेंटर स्टेट है और ये जो है सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है और ये पंजाब का केंद्र बिंदु भी कह सकते हो इसे। इसके पश्चिम में रोपड़ तथा फतेहगढ़ साहब व दक्षिण की तरफ संगरूर व पटियाला स्थित है। यानी इसके आसपास काफ़ी महत्वपूर्ण शहर स्थित है, इसलिए लुधियाना का अपना स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। इस शहर की नींव देखा जाए तो 1480 में सिकंदर लोधी के शासन दौरान रखी गई। जब सिकंदर भारत में आया था, सिकंदर लोधी, उसी समय जो है इसका नींव रखी गई थी। सिकंदर लोधी जो भारत में था 1480 में, तो उसी समय जो है इसकी नींव रखी गई थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यह कुछ समय के लिए 1806 महाराजा रणजीत सिंह के अधीन भी रहा। यानी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये 1806 में महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस पर जो है अपना अधिकार किया था। इसके उपरांत ये महत्वपूर्ण जो है ब्रिटिश छावनी रही। यानी देखा जाए तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई कि पहले देखा जाए तो ये जो है महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन की छबनी बनी। छबनी का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ पर कई जंक्शन आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसे छावनी कहते हैं। तो ये लुधियाना भी छावनी की तरह थी। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि छावनी का मतलब क्या होता है। छावनी का मतलब होता है जो कई जगहों से एक ही जगह जो चीज़ इकट्ठा होता है। तो लुधियाना को छावनी कहना कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर पश्चिम में रोपड़, फतेहगढ़ साहब और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो संगरूर, पटियाला है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश ने इसको जो है छावनी बना दिया। अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेज़ों ने महाराजा का अधिकार सतलुज नदी के दाएं किनारे तक सीमित कर दिया। ब्रिटिश सेना लुधियाना में अस्थायी रूप से स्थापित हो गई। तो ये उस समय की जो है महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी कि अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेज़ों ने महाराजा का अधिकार सतलुज नदी के दाएं किनारे तक सीमित कर दिया और ब्रिटिश सेना लुधियाना में अस्थायी रूप से स्थापित हो गई। देखा जाए तो लुधियाना उत्तर भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र भी है और ये आज भी है। लुधियाना जो है उत्तर भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। अब कोई भी सामान होता है हम लुधियाना से ही लाते हैं, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसका अपना ही विशेष स्थान रहता है। इसे भारत का जो है मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यानी मैनचेस्टर कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी बसे हुए हैं। यहाँ कपड़ा उद्योग एवं हल्की मशीनी उद्योग का भी बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ से ऊनी कपड़े, मशीन, औजारों, डाइयों, साइकिल के भाग,
सिलाई मशीनों व मोटर भागों का निर्माण पूरे विश्व में होता है। अब देखिए लुधियाना शहर का और भी महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है निर्यात विश्व स्तर पर होता है। यहाँ पर बहुत से सामान बनाए जाते हैं, जैसे आपने समझ सकते हो कि हल्के मशीनें, ऊनी कपड़े, मशीनरी औजार, डाइयाँ, साइकिल भाग, सिलाई मशीन, मोटर गाड़ी के पार्ट, पूरे विश्व में व्यापार होता है। इसलिए लुधियाना का अपना स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे जैसे श्री दुख निवारण गुरुद्वारा भी यहीं पर स्थित है, और साहिब श्री मंजिल साहिब और आलमगीर भी है। तो देखा जाए लुधियाना जो है कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी हैं, इसलिए जो है इसका इतिहास में स्थान महत्वपूर्ण बनता है। यानी देखा जाए तो लुधियाना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आपको समझ में आ गया होगा कि लुधियाना जो है औद्योगिक केंद्र के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ पर बहुत से सामान जो है निर्यात होते हैं पूरे विश्व में, यानी यहाँ से पूरे विश्व में सामान भेजे जाते हैं, इसलिए भी इसका महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर हम बात यहाँ करें अम्बाला की, तो अम्बाला देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर के अंतर्गत आता है, और अम्बाला क्षेत्र को जो है जंक्शन भी कहा जाता है, यानी छावनी भी कहते हैं, क्योंकि ये कई क्षेत्रों का स्थान है। तो इसका इतिहास भी जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार देखा जाए अम्बाला की स्थापना अब राजपूत ने 14वीं सदी में की थी। देखिए अब ने किया था, अम्ब ने, इसलिए इसका नाम अम्बाला रखा गया। और कब किया? 14वीं शताब्दी में। किसने किया? एक अम्ब राजपूत ने। और यह पांडवों व उनके उत्तराधिकारियों के साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। पांडवे तो पता ही कौन थे, महाभारत तो जानते ही हो। वह उनके उत्तराधिकारी साम्राज्य का एक हिस्सा था। महारैली स्तंभ शिलालेख को वह यहाँ पाए सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह समुद्रगुप्त के अधीन भी रहा, क्योंकि समुद्रगुप्त के बहुत से सिक्के जो हैं हमें अम्बाला से प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ आप ये लगा सकते हो कि यहाँ पर ये जो है समुद्रगुप्त के अधीन भी अम्बाला रहा होगा। यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिमों के आगमन के बाद यह कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रहा। जब मुसलमान यहाँ पर भारत में आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके अधीन अम्बाला क्षेत्र चला गया। यहाँ तैमूर लिंग का भी आक्रमण हुआ। तैमूर भी जो है अम्बाले पर आक्रमण करने से पीछे नहीं रहा। तैमूर ने भी जो है अम्बाले पर आक्रमण किया। 1708 से लेकर 1710 में बंदा बहादुर ने अम्बाला पर आक्रमण किया, पर 1710 के सतहोरा की लड़ाई में उसकी पराजय के बाद इस पर पुण्य मुगलों का अधिकार हो गया। यानी देखा जाए तो बंदा बहादुर भी जो है अम्बाला पर आक्रमण किए, लेकिन वो सफल नहीं रहे और पराजय का जो है सामना करना पड़ा, जिसके कारण जो है ये दोबारा फिर से जो है अम्बाला क्षेत्र जो है मुगलों के अधीन हो गए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। देखा जाए तो 8वीं सदी के उदय पर इसका प्रशासन महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ तो ये फिर से महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हो गया। देखिए हमने जितना भी अगर पढ़ा है, जितने भी हमने राज्य के बारे में समझा, ऐतिहासिक स्थल के बारे में जाना है, इसका कहीं ना कहीं सूत्र आप समझ गए होंगे कि पहले जो है गुलाम वंश ने शासन किया, गुलाम वंश से आगे बढ़ा तो कुछ शासकों ने किया, उसके बाद जो है मुगलों का शासनकाल आया। मुगलों के बाद अंग्रेज़ों ने अधिकार किया और अंग्रेज़ों के बाद देखा जाए तो राजा रणजीत सिंह के अधीन रहा। तो ये सारी बातें एक निचोड़ है जो आप कहीं भी लिख सकते हो, और ऐसा ही हुआ सभी के साथ। क्योंकि मुझे आपको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं आपको मेन बातें जो है बताने से पीछे नहीं हटता हूँ। तभी मैं कहता हूँ ना, हर एक वीडियो देखिए, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें ज़रूर मिलेगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एक दो वीडियो देख लेते हैं और गिव अप कर देते हैं। चलिए ये तो आपकी अपनी विचारधारा है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। 18वीं सदी के उदय का इसका जो है प्रशासन महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया, और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की मंशा से सरदार गुरबख्श सिंह की विधवा रानी दया कौर ने इसे हथिया भी लिया था। अम्बाला को देखा जाए तो गुरबख्श सिंह की विधवा रानी ने इसको दया कौर ने अपने हाथों में संभाल लिया था। फिर अंग्रेज़ों ने यमुना के आगे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अम्बाला पर जो है आक्रमण किए बिना न रह सका, और देखा जाए तो यहाँ सरदारों के अपनी सुरक्षा के अधीन ले लिया। अंग्रेज
सभी राज्यों के मामलों के नियंत्रण अम्बाला स्थित एजेंसियों में ही करते थे। यानी अम्बाला में ही सारे एजेंसी की गतिविधियां जो थी वहीं पर केंद्रित होती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के.सी. यादव के अनुसार अम्बाला ने अंग्रेज विरोधी लहर का भी अगुवाई की। यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रची गई उसमें अम्बाला का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान आता है। 1855 में मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखने वाले मुख्य हस्तियों में अम्बाला के मुरलीधरन भी थे। यानी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई कि 1855 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और नेशनल इंडियन जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसके मुख्य हस्ती यानी मुख्य पर्सन अम्बाला के रहने वाले थे, मुरलीधर। तो ये भी इसके लिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। अम्बाला के लोगों ने जो है सविनय अवज्ञा लहर में गांधी जी के भरपूर सहयोग किया था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो यहाँ के लोगों ने भरपूर जो है महात्मा गांधी के सहयोग दिया, क्योंकि सहयोग से ही आंदोलन आगे बढ़ता है, तो आप जानते ही हो। उन्होंने विदेशी कपड़ा न बेचने की प्रतिज्ञा की हुआ और जो है एसोसिएशन के खादी कपड़े पहनने का प्रस्ताव पारित किया गया। औरतों ने भी पीछे न रहते हुए 26 अप्रैल 1920 को अम्बाला की अनाज मंडी में नमक बनाया। अब देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है कि 26 अप्रैल 1920 के अम्बाला की अनाज मंडी में नमक बनाया और नवंबर 1949 को गांधी जी को हथियारों नाथूराम गोडसे के अम्बाला केंद्र जेल में फांसी दे दी गई। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के हत्यारा था, हत्या करने वाला था, यानी नाथूराम गोडसे, उसको भी अम्बाला में ही फांसी दे दी गई। यदि हम बात यहाँ करें सियालकोट, तो सियालकोट देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और सियालकोट भी पाकिस्तान में है। सियालकोट जो है वर्तमान पाकिस्तान में है, जो कि उत्तरी पंजाब का प्रांत का एक नगर है। आप कंफ्यूज हो गए कि भाई उत्तरी पंजाब के प्रांत का एक नगर है, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हमारा कुछ भाग पंजाब का गया हुआ है, कुछ हमारे इंडिया में है। तो इसे उत्तरी पंजाब के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान का क्षेत्र। तो सियालकोट भी जो है वर्तमान पाकिस्तान में उत्तरी पंजाब प्रांत का एक नगर है। प्राचीन काल में देखा जाए तो संगला भारतीय उपमहाद्वीप में सकल नाम से प्रसिद्ध था। सियालकोट शहर के उत्पन्न होने के बारे में जानकारी पाने में कई स्रोत हैं। यानी देखा जाए अगर हम सियालकोट की बात करें तो सियालकोट के शहर के उत्पन्न होने यानी इसकी उत्पत्ति हमें कई जो है स्रोत मिलते हैं कि इसके बहुत से द्वंद कथा है कि सियालकोट का निर्माण कैसे हुई। इस क्षेत्र की खुदाई में ग्रीक सिक्के बहुलता से प्राप्त हुए हैं। जब सियालकोट के क्षेत्रों की खुदाई की गई तो यहाँ पर हमें हर तरह के सिक्के मिले और इस सिक्के से हम जो है वहाँ के क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं, उनमें कौन कौन से राजा जो है राज्य किए इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। प्राचीन ग्रीक मंदिर एवं कई बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर सियालकोट में बहुत से मंदिर के साथ साथ बौद्ध स्तूप भी थे, यानी बौद्ध धर्म को भी यहाँ प्रोटी दी जा रही थी। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए तो सियालकोट का राजा सब अथवा शैल होते थे, जो कि माद्र देश का शासक था। वह राजा पांडु की दूसरी रानी माद्री की भाई था और वो इसको बसाया, यानी सियालकोट का बसाने का श्रेय जो जाता है ये हिंदू मान्यता के अनुसार है कि यह राजा पांडु की दूसरी रानी मद्रिका का भाई ने बसाया था इसको। किंतु ग्रीक इतिहास किताबों में सियालकोट नगर के बारे में 327 BC में बताती है और यह नगर सिकंदर के साम्राज्य के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित था। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह नगर सिकंदर के साम्राज्य के अंतिम पूर्वी छोर पर स्थित था, जिसे प्राचीन ग्रीक नक्शों में भी दिखाया गया है। प्राचीन नक्शों में भी हम इसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। कहते हैं 5वीं सदी के अंतिम वर्षों में हुन सम्राट तोरमन और उसके बेटे मीर कुल ने इसे अपने राजधानी बनाया। 5वीं सदी में जो हुन सम्राट था और उसके बेटे मीर कुल ने जो है सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई, इसलिए भी इसका महत्ता और बढ़ जाती है। सियालकोट मोहम्मद गौरी के पंजाब पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था।
तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी कि सियालकोट जो है मोहम्मद गौरी के पंजाब पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत के अधीन यानी दिल्ली के अंदर चला गया था सियालकोट, यानी उसके पाठ बन गया था। उसके पश्चात यह मुग़ल साम्राज्य का एक भाग रहा, यानी काफ़ी समय काल तक सियालकोट जो है मुग़ल साम्राज्य का एक भाग था और मुग़ल साम्राज्य की समाप्ति पर पख्तूनों को इस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद यह राजा रणजीत सिंह के सिख राज्य के अधीन रहा। यानी देखा जाए तो पहले मुग़ल, उसके बाद राजा रणजीत सिंह के अंदर जो था सियालकोट था, जो कि उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश राज्य को स्थानांतरित हो गया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं हर एक जो है राज्य में कुछ इसी तरह की घटना हमें देखने को मिलता है कि पहले मुग़ल का था, मुग़ल के बाद जो यहाँ पर राजा रणजीत सिंह ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज़ों के अधीन हो गई। कहते हैं अगर हम सन 1857 के विद्रोह के समय बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों ने यहाँ के किलों में छिपकर अपनी जान की रक्षा की थी। सियालकोट इसलिए भी प्रचलित है कि जो 1857 क्रांति हुई थी तो बहुत से सैनिक जो हैं इसी में छिपकर जो है अपनी जान बचाई थी सियालकोट में। सियालकोट में बहुत से मुस्लिम विद्वानों एवं देखा जाए तो धार्मिक नेताओं की समाधि एवं कब्रें भी हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बना देता है सियालकोट की कि यहाँ पर मुस्लिम विद्वानों एवं धार्मिक नेताओं की समाधि एवं कब्रें भी यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ संत मुरादरा शाह की दरगाह भी है और पुराण का कुआं एवं ऐतिहासिक जगह जिसका संबंध भगतपुरन से है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर इसको बना देता है। कहते हैं यह सियालकोट नगर के बाहर स्थित है और सियालकोट फोर्ट पाकिस्तान के पुराने किलों में से एक माना जाता है और इसे दूसरी शताब्दी में बनाया गया था। जमीला मस्जिद सबसे बड़ी एवं सुंदर मस्जिद है। जो यहाँ पर जमिया मस्जिद है वो सबसे सुंदर मस्जिद है। यहाँ 3 प्रमुख पार्क भी है जिसमें जो है खयावान ए इकबाल और गुलशन ए इकबाल एवं यहाँ गैरिसन पार्क भी शामिल है। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी पार्क भी नज़र आ जाती है। सियालकोट इसलिए भी काफ़ी प्रचलित है क्योंकि यहाँ पर रेल, बस, वायुयान की सुविधाएं भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध रहता है। इवन देखें तो यहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट शिक्षा की भी बड़ी संस्थाएं खुली हुई है, बहुत से कॉलेजें बनाई गई है, इसलिए सियालकोट का और भी महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सरहिंद। सरहिंद काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थान है। सरहिंद पंजाब के फतेहगढ़ साहिब ज़िले में ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान है। यह नक्शबंदी सूफी समुदाय की गतिविधियों का केंद्र रहा है, यानी जो सूफी संत थे उनका मुख्य गतिविधियाँ जो था इसी समय सरहिंद के आसपास ही होती थी और यहाँ पर 360 के करीब जो है मस्जिदों या मकबरे मौजूद है। 360 यहाँ पर अभी भी जो है मकबरे मौजूद है। सरहिंद का जिक्र प्रशर संहिता, ब्राहिमीर की विरहत संहिता और अलबुदानी की किताब उल हिंद में मिलती है। ये किताबें में जो है सरहिंद के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है किताब उल हिंद में। और यह मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान का फौजी चौकी था। सरहिंद जो था जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान राज करते थे तो मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर फौजी चौकी बनाई थी सरहिंद को। और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद यह गौरी सल्तनत का हिस्सा बन गया। यानी गौरी सल्तनत का हिस्सा कब बना? जब पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान जब हार गए तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने इसका अपने सल्तनत का हिस्सा बना लिया। और आगे देखा जाए तो नहरुद्दीन शाह ने 1240 से 66 ईस्वी में बड़े से किले का जो है निर्माण करवाया और तुगलक राजवंश के शासन के फिरोज शाह तुगलक ने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक सैयद जलालुद्दीन बुखारी के कहने पर 1361 ईस्वी में उसकी पुण्य स्थापना किया। किसकी? सरहिंद की। किसने स्थापना किया? सैयद जलालुद्दीन बुखारी के कहने पर तुगलक ने किया। यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है जलालुद्दीन बुखारी के कहने पर जो है इसका जो है स्थापना किया। और देखा जाए तो समना की पुरानी जागीरदारी की जो है बांट कर इसे अलग प्रांगण बना दिया गया। यानी बाद में जो है इसको अलग अलग प्रांगण के रूप में देखा गया। उसने सतलुज नदी से एक नहर भी खुदवाई। सतलुज नहर से देखा जाए तो एक नहर भी खुदवाई गई। यह दिल्ली सल्तनत का एक मजबूत गार्ड था।
देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण गाँठ था। सरहिंद में ही 1526 ईस्वी में पानीपत की पहले लड़ाई से पहले बाबर ने इब्राहिम लोदी की फ़ौज को पेशकदमी को रोका था। अकबर के शासनकाल में इसने सरकार के प्रधान केंद्र और सबसे अधिक आमदन देने वाले व्यापार केंद्र के रूप में अपना महत्व फिर स्थापित कर लिया। मुगलों के अधीन इसकी खुशहाली के कारण इसे सरहिंद फनून के नाम से भी जाना जाने लग सका और इसका अर्थ यही होता है कि सरहिंद 52, क्योंकि यहाँ पर 52 लाख की आमदन देता था, इसलिए इसको सरहिंद 52 के नाम से भी जाना जाता था। देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बात ये भी आता है, सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। यानी देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था, जहाँ पर सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 शहजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। और इस अपवित्र कार्य के विरोध में बंदा बहादुर ने उसे 12 मई 1710 ईस्वी में चंपचीड़ी की लड़ाई में पराजित किया। किसे? वजीर खान को, क्योंकि वजीर खान ने जो कुकर्म किया था, गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 पुत्रों को जिंदा चुनवा दिया था, इस कुकर्म कार्य के कारण बंदा बहादुर काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने वजीर खां को लड़ाई में पराजित कर दिया। और ये सिर्फ देखा जाए तो सरहिंद से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल थी, जहाँ पर सरहिंद को फतेह कर लिया। यानी बंदा बहादुर ने सरहिंद को फतेह करके यानी विजय हासिल करके इस ऐतिहासिक लड़ाई में मुसलमान फौजियों समेत वजीर खान को मार गिराया। क्योंकि वजीर खान ने जो कार्य किया था उसके लिए यहाँ पर बंदा बहादुर ने उसी प्रकार की सज़ा दी। सिखों ने सरहिंद पर कब्जा कर लिया और भाई बंजर सिंह को इसका सूबेदार बना दिया। किसका? सरहिंद का। सरहिंद का सूबेदार जो बन गए वो बंजर सिंह को बना दिया गया। और 1764 ईस्वी में जसा सिंह लहवालिया ने सरहिंद के सूबेदार जैन खान को हटाकर इस पर कब्जा कर लिया। यानी देखा जाए तो सूबेदार जैन खान को हटाकर इस पर कब्जा कर लिया। और सरहिंद के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान जो कि 2 साहिबजादों और उनकी दादी माता गुजरी की याद में निर्मित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, शेख अहमद सरहिंदी की मज़ार, लाल मस्जिद, उस्तान साहिब दिर्द गुबंद और देखा जाए तो जाहेर हवेली और आम खास बाग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे जो यादगार के रूप में देखा जाता है। तो देखा जाए तो सरहिंद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बच्चों को यहाँ जिंदा चुनवाया गया था। वहीं पर बंदा बहादुर ने वजीर खां को हराकर उसको मौत के घाट भी उतारा था। और ये सरहिंद का स्थान इसीलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर मैप वर्क के अंतर्गत अगर हम देखें तो लाहौर काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रांत है। लाहौर शहर भारत के उत्तर पश्चिम में रवि नदी किनारे पर स्थित है। आपको समझ में आ गया कि लाहौर शहर भारत के उत्तर पश्चिम में रवि नदी के किनारे पर स्थित है। रवि नदी के किनारे पर यह स्थित है और यह पंजाब का सबसे बड़ा नगर है एवं यहाँ अविभाजित पंजाब की राजधानी रहा है। अविभाजित पंजाब की राजधानी, इसका अर्थ ये हुआ अविभाजित। जब विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय पंजाब की राजधानी जो था लाहौर ही थी। जब पंजाब का 2 भागों में नहीं बटा था उस समय लाहौर राजधानी थी। और तुर्की आक्रमण के समय यहाँ पर हिंदू शाही राजवंश का शासन था। यानी यहाँ पर हिंदू लोग राज करते थे। कहाँ? लाहौर में। उस समय वहाँ का शासक जयपाल था। यानी शाही राजवंश कौन था? जयपाल। सन 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हरा दिया। देखिए, महमूद गजनी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को हराया और महमूद ने मलिक
अयाज को यहाँ का गवर्नर बनाकर इसे गजनी साम्राज्य की राजधानी भी बना दिया। यानी देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मोहम्मद गजनी ने जो है जयपाल के पुत्र को हराकर यहाँ पर जो है मलिक अजय को जो है यहाँ गवर्नर बना दिया और गजनी साम्राज्य की राजधानी जो है लाहौर को बनाया। लाहौर इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। गजनी साम्राज्य के पतन के पश्चात लाहौर विभिन्न मुस्लिम राजवंशों के प्रभुता में रहा। देखा जाए तो यहाँ पर कई सालों तक मुस्लिम राजवंश ने जो है राज्य किया। इसमें दिल्ली सल्तनत के जो है खलजी, मुगलक, शहद, लोधी एवं सूरी राजवंश के शामिल थे। देखा जाए तो यहाँ पर खलजी, तुगलक, शहद, लोधी, सूरी राजवंश सब ने इस पर शासन किया। लाहौर इतनी महत्वपूर्ण थे कि हर भारत पर आक्रमण करने वाले शासक लाहौर को अपने राज्य में लाए बिना रह नहीं सकता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के शासन के आरंभिक दौर में लाहौर दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी रही। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश शासन थी, जहाँ पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासन के आरंभिक दौर में लाहौर जो थी दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी रही। तो देखा जाए तो लाहौर इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। मुगल शासन काल के दौरान लाहौर अपनी स्थापना काल के शिखर पर रहा। यानी मुगल शासन के काल के दौरान लाहौर अपनी स्थापना काल के शिखर पर रहा और इसी समय में यहाँ मशहूर लाहौरी गेट का निर्माण भी हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस समय यहाँ पर मशहूर लाहौरी गेट का निर्माण भी करवाया गया। शाहजहाँ ने लाहौर में बहुत सारे भवनों के साथ साथ शालीमार बाग का भी निर्माण कराया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी शाहजहाँ ने लाहौर में बहुत सारे भवनों के साथ साथ शालीमार बाग का भी निर्माण कराया। औरंगजेब के काल में यहाँ बादशाही मस्जिद और अलमगीरी दरवाजे का निर्माण भी किया गया। गुरु अर्जन देव ने लाहौर के डंबी बाजार में बावली का निर्माण किया, जहां पर जहांगीर के निर्देश अनुसार यही उन्हें 1606 ईस्वी में शहीद कर दिया गया था। यानी देखा जाए तो जहांगीर के अनुसार यहाँ पर यही 1606 में शहीद भी किया गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुरु अर्जन देव जी को यहीं पर जो है शहीद किया गया था, तो इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। गुरदास नंगल में बंदा बहादुर को उसके साथियों के साथ लाहौर लाया गया था और शहर के बाज़ार में घुमाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि गुरदास नंगल से जब बंदा बहादुर को पकड़ के लाया गया था तो लाहौर के शहरों में घुमाया गया था। मुगलों द्वारा यही अत्याचार कर बंदा तथा उसके 740 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। और यहाँ अब गुरुद्वारा शहीदगंज स्थित है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जो है शहीदी कारण इसको शहीदगंज के नाम से भी जाना जाता है। और 1761 ईस्वी में जस्सा सिंह अल्बुवालिया ने ख्वाजा वेहवेद को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे अपने अधीन किया व इसे अपने साम्राज्य की राजधानी भी बना दिया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसे अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने इसे अपने अधीन कर पंजाब प्रांत की राजधानी बना दिया। देखा जाए तो कहा जाता है कि ये पंजाब प्रांत की राजधानी बनी और 20वीं शताब्दी तक, यानी देखा जाए तो 20वीं शताब्दी तक लाहौर भारतीय स्वतंत्रता लहर का केंद्र बिंदु भी रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 20वीं शताब्दी तक लाहौर भारतीय स्वतंत्रता लहर का केंद्र भी रहा। यहाँ से बहुत से जो है भारतीय का जो है एक स्वतंत्रता केंद्र रहा, जहाँ पर अंग्रेज के प्रति भारतवासियों ने यहाँ पर हर तरह के जो है क्रांति करने का उद्देश्य बनाया। यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत, तो अमृतसर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और ये एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। अमृतसर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो रामदास नगर और लोग वैली में अमृतसर कहा जाने वाला शहर अमृतसर भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में रवि और व्यास नदी के बीच में स्थित है। अब देखिए, इसको रामदास नगर भी कहते थे ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो, और इसे हम
अमृतसर भी कहा जाने वाला शहर जो अमृतसर बना। और ये उत्तर पश्चिम के हिस्से रवि और व्यास नदी के बीच में स्थित है। इसी स्थान पर हरिमंदिर साहिब सुशोभित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। हरिमंदिर साहिब सुशोभित है, जो सिख धर्म का पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। क्योंकि देखा जाए तो इसे रामदास नगर भी कहते हैं और अमृतसर भी कहते हैं। इन सब कारणों से, क्योंकि आपको पता होगा कि रामदास जो थे इनके गुरु थे, और इन सभी के कारण हरिमंदिर साहिब सुशोभित जो है सिख धर्म का सबसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस शहर में सिख लौकिक और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक आका तख्त और साथ ही सिख संसद भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सारे कार्य प्रणाली होती थी। 1517 ईस्वी में सिखों के चतुर्थ गुरु रामदास ने इसकी नींव रखी थी। इसीलिए इसे रामदास नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चौथे गुरु थे गुरु रामदास, तो इसके नींव उन्होंने ही रखी थी। अमृत सरोवर और संतोख सरोवर का कार्य 5वें गुरु अर्जन देव जी के हाथों में संपन्न हुआ था। यानी अमृत सरोवर जो है और संतोख सरोवर ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको जो है 5वें गुरु अर्जन देव जी के हाथों से संपन्न किया गया था। उन्होंने अमृत सरोवर के माध्यम में 1601 ईसा में श्री हरि मंदिर साहिब का निर्माण करवाया और साल 1604 ईस्वी में वहाँ पर पावन आदि ग्रंथ की स्थापना भी की गई थी। तो इसलिए भी अमृतसर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है कि यहाँ पर 1604 ईस्वी में यहाँ पर जो है आदि ग्रंथ भी लिखी गई थी, स्थापना हुई थी। देखा जाए तो श्री हरि मंदिर साहिब की नींव जो है 1588 ईस्वी में सूफी संत मियाँ मीर ने रखी। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर श्री हरि मंदिर साहिब का जो नींव रखी गई सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बन सकती है। कहते हैं छठे गुरु हरिगोविंद ने मंदिर से 100 गज के फासले पर अकाल तख्त नाम की एक और इमारत का निर्माण करवाया। देखिए, छठे गुरु हरगोविंद जी ने मंदिर से केवल मात्र 100 गज के फासलों पर अकाल तख्त नाम की एक इमारत का निर्माण करवाया और यह 1609 ईस्वी में मुकम्मल हुई। यानी 1609 ईस्वी में जो है ये मुकम्मल हुई, इसका मतलब निर्माण पूरा हुआ। और वो अपनी राशि और सैनिक गतिविधियाँ इसी स्थान से चलाते थे, इसलिए भी अमृतसर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। कहते हैं परोपकारों से घोड़ों और शस्त्रों के रूप में भेंट यहीं पर स्वीकार किया जाते थे। यानी जो भी सिख धर्म के अनुयायी होते थे यहाँ पर गुरु जी को जो है घोड़े और शस्त्रों का जो है भेंट दिया करते थे। उन्होंने अमृतसर शहर की जो है फसिलबंदी भी और लोहगढ़ का किला भी बनवाया। देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने अमृत शहर की जो है फसिलबंदी भी करवाई और लोहगढ़ की नींव भी रखी। 1634 ईस्वी में गुरु हरगोविंद ने मुगल बादशाह शाहजहाँ की सेना को अमृतसर की लड़ाई में पराजित भी किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु हरगोविंद ने मुगल बादशाह शाहजहाँ की सेना को अमृतसर की लड़ाई में ही पराजित किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अफ़गान हमलावर अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर शहर को लूटा। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शहर था, इसलिए जो है अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर को जो है लूटा और हरि मंदिर जो कि 1762 ईस्वी में साहिब को गिरवा भी दिया। और ये अहमद शाह के कारण हुआ और इन्होंने पावन सरोवर को भी अपवित्र कर दिया। पावन सरोवर जो था उसको भी अपवित्र कर दिया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की विजय के बाद हरि मंदिर साहिब को दोबारा बनवाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि रणजीत सिंह ने अमृतसर की विजय के बाद हरि मंदिर साहिब को दोबारा से बनवाया और उसने इसके गुंबद पर सोना भी चढ़वाया, जो आज भी चकाचौंध होती है। उस समय के बाद इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाने लगा। यानी आप गोल्डन टेम्पल की बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं
महाराजा रणजीत सिंह के कारण ही आज जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबदों पर सोना जो है चढ़वाया था। और महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर में राम बाग गार्डन का भी निर्माण भी किया, जिसमें शाही महल, सुरक्षा मीनार और बारादरी भी बनाई, जिसमें शानदार फव्वारों और जो है लॉन बनवाने और दुर्लभ वृक्ष भी लगवाए। देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से यहाँ पावन एवं शानदार जो है दुर्गियानी मंदिर का भी निर्माण हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि पंडित मदन मोहन भी जो थे अमृतसर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनके कारण ही पावन एवं शानदार दुर्गियान मंदिर का भी निर्माण हुआ। 1809 ईस्वी में अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच लाहौर की संधि भी हुई। देखा जाए तो 1809 में अंग्रेज़ों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच लाहौर की संधि भी हुई। देखा जाए तो अमृतसर इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पहली सिख सभा की स्थापना भी यहीं पर हुआ था। सिखों की इस पावन धरती पर जलियांवाला बाग दुखद घटना भी हुई, जिसमें सैकड़ों भारतीय नागरिक को जो है जनरल डायर ने आदेश पर बैसाखी के उत्सव पर गोलियों से भून दिया गया। देखा जाए तो अमृतसर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बहुत से जो है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग मारे गए, सिख मारे गए। इस घटना का भारतीय स्वतंत्रता पर लहर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, और कहते हैं ये समय काल थी जहाँ पर अंग्रेज़ों की नींव को जो है हिला के रख दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता में जो है अमृतसर का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों भारतीयों ने जो है अपनी जान की आहुति दिया, सिर्फ जनरल डायर के एक गलत आदेश के कारण। क्योंकि बैसाखी के दिन थे, उत्सव का समय था, और इस समय काल में जो है जनरल डायर ने सभी निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, और इसी बौछार के कारण जो है अंग्रेज़ों को भारत से जाना पड़ा। अगर हम बात करें पेशावर, तो कहते हैं पेशावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। पेशावर प्राचीन काल में पुरुषपुर, यानी देखा जाए तो उसे फूलों का शहर कहते थे। पेशावर जो है उसको पहले पुरुषपुर कहते थे, यानी फूलों का शहर। पुरुषपुर यानी पुष्पपुर यानी फूलों का शहर के नाम से जाना जाता था। और यह देखा जाए तो खैबर दरों के पास और बारा नदी के पश्चिम किनारे पर बसा हुआ शहर है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और ऐसा अनुमान है कि इस नगर की स्थापना पहली शताब्दी बीसी में हुई थी, यानी देखा जाए तो इसका स्थापना जो है पहली शताब्दी बीसी में माना जाता है, यानी स्टार्टिंग समय काल में ही इसका जो स्थापना हुआ था। जब इसका नाम पुरुषपुर था, पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य की राजधानी भी ये बना। जो कुषाण साम्राज्य था, इसकी राजधानी जो था पेशावर ही थी, और इस समय का बौद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था, यानी बौद्ध संस्कृति यहीं से जो है फला फूला, और ये संस्कृति बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र जो है पेशावर ही थी। इंडो ग्रीक एवं कुषाण काल के दौरान, यानी इंडो ग्रीक एवं कुषाण काल के से संबंधी ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि दूसरी शताब्दी में यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप नष्ट किया गया है। यानी जब हम कुषाण और ग्रीक जो है इतिहास को उठा के देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया था, जिसको बाद में नष्ट कर दिया गया, और जिसका शिलालेख कनिष्क द्वारा निर्मित था। कनिष्क ने जो यहाँ पर बुद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण जो है स्तूप बनाया था, उसको नष्ट कर दी गई थी। आपको पता ही होगा, तो कनिष्क जो था काफ़ी महत्वपूर्ण साम्राज्य था। एक बौद्ध मठ भी नष्ट यहाँ पर किया गया है, इसका भी हमें यहाँ पर प्रमाण मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पर जो मठ नष्ट किया गया था वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जो बौद्ध मठ यहाँ तहस किया गया था, नष्ट किया गया था, वो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। और 16वीं शताब्दी के मध्य एशिया के खनावदोश एवं बाबर जातियों ने इस समूचे नगर को नष्ट कर दिया। खनावदोश जो होते हैं, जो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको ये शहर शायद रास नहीं आई, तो उन्होंने जो है इसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और यहाँ खनावदोश के साथ साथ जो बर्बर जाति के लोग थे, उन्होंने भी इसको नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शहर बनता है।
देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में यह नगर फिर बहुत महत्वपूर्ण बन गया था। 17वीं शताब्दी में फिर से जो है इसका निर्माण हुई और ये महत्वपूर्ण जो है नगर बना, जब यहाँ पर मुगल शासक के अधीन प्रसिद्ध आर्थिक और औद्योगिक निर्माण का केंद्र बना। यानी देखा जाए जब ये मुगलों के अधीन हुआ पेशावर, तो यहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधियाँ अधिक होती थी और ये आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बन गया। सम्राट अकबर ने इस नगर का नाम पेशावर रख दिया। यानी देखा जाए तो आपको समझ में आ गया कि अकबर ने इसका नाम जो है पेशावर रखा था। सम्राट अकबर तो पता ही है जिन्होंने इसका नाम जो है पेशावर रख दिया। और यह नगर 1738 से 1747 तक नादिर शहर शाह के अधीन रहा। नादिर शहर जो काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था उसके अधीन जो है पेशावर था। इसके बाद 1818 तक ये अफगान दुरानी राज्य का हिस्सा बना रहा। जो दुरानी उसे साम्राज्य था उसका जो है अफगान के अधीन रह गया। और फिर 1818 से 1823 में पेशावर खुद पेशावर राज्य की राजधानी रहा। यानी ये स्वयं का ही राजधानी बन गया, जिसका निर्माण दुरानी साम्राज्य के विघटन के कारण हुआ था। क्योंकि जनरल सी बात है, जब दुरानी साम्राज्य का विघटन हो गया तो ये जो है स्वयं का ही राजधानी बन गया। फिर कुछ समय बाद यह सिखों के अधीन आ गया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर कई राजाओं ने जो है इसको अपने अधीन लिया। तो फिर सिखों के अधीन आने के कारण देखा जाए तो सन 1849 में पेशावर में सिखों ने से अंग्रेज़ों ने छीन लिया। यानी सिखों के हाथ में जाने के बाद इसको जो है अंग्रेज अपने अधीन कर ली। और यह घटना 1901 की है। तो 1901 में अंग्रेज़ों ने सिखों से इसको छीन लिया। तब से इसे पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत की राजधानी बना दिया गया और ये पठान आदिवासियों के विरुद्ध सैनिक अभियान के संचालन का केंद्र भी रहा। ये पठान आदिवासी जो थे हमेशा आक्रमण करते थे, इसलिए इसको जो है यहाँ से सारी गतिविधियाँ पठानों के लिए किया करते थे। तो महत्वपूर्ण था पेशावर। सन 1849 से 1947 तक यह अंग्रेज के नियंत्रण में रहा। इस दौरान यहाँ अंग्रेज हुकूमत के विरुद्ध कई विद्रोह भी हुए। विद्रोह की कमी नहीं थी, यहाँ पर कई विद्रोह देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ा विद्रोह जो था 1930 का था। उसके बाद 1945, 1955 एवं उसके बाद 1970 में पेशावर में पश्चिमी सीमांत प्रांत की राजधानी रहा। तो देखा जाए तो पेशावर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, कहते स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भी। अगर हम यहाँ पर बात करें गुजरात की, तो गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण शहर आता है और आपको पता ही होगा गुजरात का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता भी है। हमारे इतिहास में इसका स्थान और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि गुजरात देखा जाए तो झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि झेलम चिनाब नदी के बीच में कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए गुजरात। गुजरात जो है झेलम चिनाब नदी के बीच में स्थित महत्वपूर्ण प्राचीन शहर है। ये प्राचीन है, यानी पुराने समय से जो है ये अभी भी बना हुआ है। यह सिकंदर महान द्वारा पराजित पोरस के साम्राज्य का भाग था। देखिए सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था और उसने पोरस को हराकर गुजरात को जो है अपने अधीन कर लिया था। तो देखा जाए तो सिकंदर महान द्वारा पराजित पोरस के साम्राज्य का ये गुजरात छोटा सा भाग था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात हुए विद्रोह के चलते इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधीन कर लिया था। क्योंकि आपको पता होगा कि जब सिकंदर महान भारत में आया था तो उस समय धनानंद का शासन था और धनानंद को जो है किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था उसको धनानंद को, तो ये जो राज्य था उस समय धनानंद के अंतर्गत, तो उसने जो है गुजरात को अपने अधीन कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात का शहर अकबर ने निर्मित करवाया। यानी आगे चल के गुजरात का शहर जो है अकबर ने काफ़ी हद तक निर्माण करवाया, क्योंकि गुजरात हमेशा जो है तहस नहस होता रहता है। और देखा जाए रिसेंटली 2021 में जो भूकंप गुजरात में आया था जिसकी वजह से गुजरात बिल्कुल तहस नहस हो गया था भुज में, तो इसलिए ये हमेशा जो है तहस नहस होता रहता है, लोग इसको बसाते रहते हैं। तो देखा जाए तो गुजरात शहर जो है अकबर ने भी निर्माण करवाया। उसने शहर के चारों ओर मोटी दीवार बनवाई और इनमें गुजारों के निवास भी दिए। बहुत से
गुजरों के जो है निवास स्थल बनाई गई। जो गुज्जर एक जाति होती है जिसका ये निवास स्थल भी थी। इसे गुज्जर अकबराबाद भी कहा गया है, यानी इसका नाम जो अगर देखा जाए तो गुज्जर अकबराबाद भी कहा जाता है। मुगल शक्ति के क्षीण होने पर इस पर नादिर शाह ने कब्जा कर लिया था, यानी मुगल शक्ति जब कमज़ोर पड़ गई थी, जब मुगलों की शक्ति ख़त्म हो गई थी, आपको पता है कि औरंगजेब के बाद जो है मुगल शक्ति ख़त्म पड़ गई थी, तो उस समय नादिर शाह ने इस पर कब्जा करके अपना अधिकार जमा लिया था। और अहमद शाह दुरानी की सेना ने भी इसे आक्रमण के दौरान गुजरात के शहर से कई बार तहस नहस किया। यानी गुजरात को देखा जाए तो कई बार, कभी कुदरत ने तो कभी इंसानों ने इसको तहस नहस करता रहा, लेकिन फिर भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। देखा जाए मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात सिखों ने गुजरात पर हमला कर इसे अपने अधीन कर लिया था। जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद नादिर शाह ने इस पर कब्जा किया, और नादिर शाह के कब्जा को छुड़ाने के लिए सिखों ने इस पर आक्रमण करके इस पर अपने अधीन कर लिया। और सिख शासन के अधीन यह मुसलमानों पर कई प्रकार की रोक टोक लगाई गई। ये महत्वपूर्ण बात थी कि मुसलमानों पर जब इस पर गुजरात पर अधिकार कर लिया गया तो मुसलमानों की कई क्रियाओं पर जो है रोक टोक लगाई गई। 1848 में गुजरात में कई लड़ाई लड़ी गई, जिन्होंने द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का नतीजा भी तय यहीं पे हुआ था, गुजरात में ही हुआ था। जो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप उसको देख लेना। तो उसका भी जो नतीजा आया था वो गुजरात में ही आया था, तो ये महत्वपूर्ण है। शेर सिंह ने स्वयं को चेनाब के गुजरवाला के किनारे पर गुजरात से 22 मीटर दूर रामनगर में स्थापित कर अपनी सेना का मुख्य टुकड़ी के उत्तर छोर पर छोड़ दिया था। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रामनगर में स्थापित कर अपनी सेना का मुख्य टुकड़ी को उत्तरी छोर पर छोड़ दिया गया था। और छतरपुर की लड़ाई लॉर्ड हॉज ने जीत कर इसके बाद 13 जनवरी 1849 को चिलीवालवाला की खूनी लड़ाई हुई। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि छतरपुर की लड़ाई लॉर्ड हॉज ने जीता, और वह उसके बाद 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला की खूनी लड़ाई भी हुई। और 22 फरवरी 1849 को शेर सिंह का लॉर्ड हॉज का सामना भी करना पड़ा, और सिखों के युद्ध भूमि में भारी हार हुई, और पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय भी हो गया। तो देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ पर पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय भी गुजरात में ही हुई थी। तो ये सारे कारणों से गुजरात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको करना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे हमने देखा यहाँ पर गुजरात में जैसे उतार चढ़ाव हुई, कहते हैं ना उतार चढ़ाव हर एक जो है हिस्ट्रिकल प्लेस में वैसा ही है कि पहले जो है ये गुलाम वंश के अंतर्गत होती है, उसके बाद इस पे जो है मुग़ल शासक जो है शासन करने लग जाते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाता है, उसके बाद राजा रणजीत सिंह के हाथों में, और उसके पश्चात आपको पता ही है कि ये जो है मुख्य रूप से भारत का हिस्सा बनता है। तो कहते हैं सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पर मुख्य स्थान के अंतर्गत देखें, ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत, तो मुल्तान का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है मैप वर्क के अंतर्गत। कहते हैं मुल्तान पाकिस्तान के पंजाब राज्य का शहर है। मुल्तान जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य का एक शहर है, और ये चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो पाकिस्तान के एक पंजाब राज्य का शहर है, पंजाब राज्य। देखिए पाकिस्तान के पंजाब राज्य, कन्फ्यूज़ हो जो रहे होगे कि पंजाब राज्य, पंजाब तो भारत में है, फिर पाकिस्तान की हम बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात समझ होना चाहिए कि आधा जो है पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब हिंदुस्तान में है। तो इसलिए यहाँ पर जो है पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शहर है, ये जो पंजाब राज्य है उसमें एक शहर मुल्तान है, और ये चेनाब नदी के किनारे में स्थित है। इसे सूफियों या संतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूफी और संतों का शहर कहने का ये भी है क्योंकि यहाँ सूफी संतों के कई मकबरे हैं, और यह बाबा फरीद का जन्म स्थल भी है। इसलिए इसका जो है आपको मैप वर्क में दिया गया है कि ये बाबा फरीद का जन्म स्थल के साथ साथ सूफी संतों का भी यहाँ मकबरे बने हुए हैं।
देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में यह कृषि स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम इसको बात करें तो ये स्थान कृषि के अंतर्गत आती है। यहाँ पर कृषि की जाती थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के समय यह कटोकच राजाओं के साम्राज्य त्रिगता की राजधानी थी। अब देखिए इसका जो है महाभारत काल से भी जो है मुल्तान को जोड़ा जाता है, क्योंकि प्राचीन कथाओं के अनुसार महाभारत के समय जो कटोकच था यानी भीम का जो पुत्र था कटोकच, राजाओं के सम्राट त्रिगता की राजधानी थी। मुल्तान के कई नाम हैं, मुल्तान कई नामों से जाना जाता है। इसे आप कष्टपुर भी कह सकते हो, इसे हंसपुर भी कह सकते हो या नागपुर भी कह सकते हो। तो मुल्तान कई नामों से जाना जाता है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते में होने के कारण यहाँ कई युद्ध लड़े गए हैं, क्योंकि ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के रास्ते में आता है। देखा जाए तो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में एंट्री करने का रास्ता है, इसलिए यहाँ पर कई युद्ध हुए हैं और युद्ध होने के कारण इसका और भी जो है महत्व बढ़ गया। 326 ईसा पूर्व में देखा जाए तो सिकंदर महान ने व 5वीं सदी में ईसा पूर्व में यहाँ हुनों के आक्रमण भी किया। यानी ये काफ़ी ऐतिहासिक तौर पे बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी सिकंदर अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया था। वहाँ देखा जाए तो हुनों ने भी यहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर कब्जा किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर जो है कब्जा किया और भारतीय उपमहाद्वीप के द्वार पर होने के कारण कई आक्रमणकारी ने यहाँ विध्वंस भी किया। यानी देखा जाए तो बहुत से आक्रमणकारी ने इस क्षेत्र को जो है विध्वंस किया। जैसे मोहम्मद गजनी ने जो है इसको तहस नहस किया, वहीं तैमूर लंग ने भी किया। जब भारत में बाबर आया तो बाबर ने भी मुल्तान को तहस नहस किया। तो देखा जाए और राजाओं ने भी इसका जो है काफ़ी जो है तबाही मचाई आक्रमण करके। 1557 में मुग़ल साम्राज्य में सम्मिलित होने के बाद यहाँ 200 साल तक शांति रही। यानी जब मुग़ल साम्राज्य ने इसको अपने अधीन कर लिया तो यहाँ पर कोई प्रकार की जो है युद्ध नहीं देखने को मिला। इसे दर अल अमन भी कहा गया। इस समय काल को दर अल अमन के नाम से भी जाना जाता है। परंतु जब औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत यहाँ पहले मराठे ने रघुनाथ राय के नेतृत्व में फिर जो है दुर्दानियों ने आक्रमण किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि औरंगजेब जो था मुग़ल साम्राज्य का पावरफुल के अंतर्गत देखा जाए तो ये आखिरी शक्तिशाली राजा था। उसके बाद जो है कमज़ोर राजा बना, जिसके कारण जो है यहाँ पर आक्रमणकारियों की जो है संख्या बढ़ती चली गई। यानी जब मुग़ल साम्राज्य था तो 200 साल तक जो यहाँ पर शांति बनी रही। इसी कारण से इसको दर अल अमन भी कहा जाता है। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई यहाँ पर देखा जाए तो मुल्तान का जो है तहस नहस हो गया। और 1817 में महाराजा रणजीत सिंह ने दीवान भवानी दास के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी को नवल मुजफ्फर खां से जो है सिख दरबार को बकाया शुक्राना लेने मुल्तान भेजा। यानी देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के भी यहाँ पर गतिविधियाँ सम्मिलित हो गई। और 1818 में जब खड़क सिंह और दीवान मिसर चंद मुल्तान अभियान में आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो रणजीत सिंह ने विशाल तोप जमजमा को मुल्तान को भेजा और मुल्तान किले पर जीत हासिल कर ली। यानी देखा जाए जब यहाँ पर जो है कर के रूप में नहीं दी जा रही थी, जब उन्होंने खड़क सिंह और दीवान मिसर को चंद मुल्तान अभियान में आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो रणजीत सिंह ने यहाँ पर विशाल तोपों से जो है आक्रमण करके इस पे विजय हासिल कर ली। सिख ने यहाँ 1849 तक राज्य किया और वह उससे अंग्रेज़ द्वारा जो है 1849 में अपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी देखा जाए तो सिख ने जो है 1849 तक राज्य किया और उसके बाद है जो है अंग्रेज़ों ने इसको अपने साम्राज्य में मिला के मुल्तान का जो है अलग ही रूप दिया। तो देखा जाए तो मुल्तान ऐतिहासिक तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थल है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शहरों में से एक माना जाता है। अगर हम यहाँ बात करें फिरोजपुर, देखिए फिरोजपुर काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है
और ये जो है सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज नदी जो है उसके किनारे फिरोजपुर जो है नगर बसा हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखा जाए तो अमृतसर के दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये जो अमृतसर के है दक्षिण पश्चिमी की ओर है, तो यहाँ पर इसका और भी महत्वता बन जाती है, क्योंकि इसका निर्माण देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसीलिए इसका नाम भी फिरोजपुर रखा गया। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित होने के कारण कई प्रकार के जो है सैनिक अभियान यहाँ पर चलाए गए हैं, कई युद्ध लड़े गए हैं, इसलिए फिरोजपुर का जो है अपना स्थान बन जाता है। 1839 में अफगान युद्ध के दौरान फिरोजपुर से अन्य सैनिकों ने काबुल की ओर प्रस्थान भी किया था। देखिए ये भी महत्व रखता है कि 1839 में अफगान युद्ध के दौरान फिरोजपुर से ही सैन्य दलों ने काबुल की ओर प्रस्थान किया था, इसलिए फिरोजपुर का और भी महत्वपूर्ण स्थान बनता है। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई 18 दिसंबर 1845 के फिरोजपुर से 20 मीटर की दूरी मुदकी नामक स्थान पर हुई, जिसमें अंग्रेज विजय रहे। देखिए यहाँ पर बात अगर हम करते हैं प्रथम एंग्लो सिख युद्ध का, तो ये महत्वपूर्ण युद्ध था, जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह के जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया राज्य, क्योंकि यहाँ से जो है बेशकली यहाँ अंग्रेज ने अपना विजय हासिल किया और सब पे जो है अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन इससे पहले जो है राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में जो है अंग्रेज़ों ने इसी क्षेत्र को जो है अपने अधीन किया था, तो इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है इसका वीडियो भी है, उसको अगर देख लेते हो तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो ज़रूर आपको जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि सिखों और अंग्रेज़ों के बीच जो है दूसरी लड़ाई फिरोज शाह में 21 दिसंबर 1845 की भी हुई। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि 18 दिसंबर 1845 के फिरोजपुर से 20 मीटर की दूरी मुदकी नामक स्थान पर जो है अंग्रेज के साथ प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। और उसके पश्चात फिर से सिखों के अंग्रेज़ों के बीच दूसरी लड़ाई लड़ी गई, जो फिरोज शाह में जो है 21 दिसंबर 1845 में हुई। और ये एक बहुत ही घमसान तथा कठिन लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को जो है लोहे चबाने पड़ गए। लेकिन बेशकली देखा जाए तो कुछ षड्यंत्रों के कारण, जिसके बारे में आपने पीछे चैप्टर में पढ़े भी होंगे, कि षड्यंत्रों के कारण जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों की विजय हासिल हो गया। सिख बड़ी ही बहादुरी एवं पराक्रम से लड़ रहे थे और अंग्रेज हार रहे थे। देखिए यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो है सिख बहुत ही बहादुरी के साथ एवं पराक्रम के साथ लड़ रहे थे और यहाँ अंग्रेज हार रहे थे। लेकिन ये नहीं हुआ कि अंग्रेज हारेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक षड्यंत्र की बू भी आ रही थी। सिख सेनापति तेज सिंह गद्दार निकला और उसने भी सिखों को धोखा दिया। कहते हैं अपने ही लोग जो है गद्दारी करके हमारे देश को जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ देते हैं। ये हमेशा रहा है। आज देखिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता लोग हो, सबका यही प्रावधान है। अपने सीट के लिए वो देश को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं, जो सही नहीं है। और यहाँ हुआ जो युद्ध सिख लोग जीत रहे थे, उसको जो है सिर्फ एक सेनापति तेज सिंह के गद्दार होने के कारण उसने भी सिखों को धोखा देकर जो है इस युद्ध को अपने हाथों से निकलवा दिया। और इस तरह एक अन्य सिख नेता की गद्दारी ने जो है सिखों की जीत को हार में बदल गई। अंग्रेज़ों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंत में सिख हार गए और उन्हें कुचल दिया गया, क्योंकि जर्नल सी बात है, जब अपने गद्दारी करेंगे तो जीत हासिल करना संभव होता ही नहीं है। कहते हैं अपने हम देखिए दूसरे से तो हम अलर्ट रहते हैं, दूसरा कोई गद्दारी करे तो हमें पता है कि भाई वो गद्दारी कर सकता है, लेकिन जब अपने गद्दारी करने लग जाए तो यहाँ पर सोचना बड़ी कठिन हो जाता है। अंग्रेज़ों की इतनी भारी नुकसान सहना पड़ा कि इंग्लैंड तक जो है सनसनी मच गई, क्योंकि ये युद्ध जो थी एंग्लो सिख युद्ध ये महत्वपूर्ण थी और ये युद्ध के कारण जो है अंग्रेज़ों को लोहा चबाना पड़ा। बेशकली जो है ये हार गए, सिख लोग हार गए, लेकिन उन्होंने जो है उनको बहुत ही कठिनाई दे के हारे। यह हमेशा से जो है महत्वपूर्ण शहर रहा है। पहले यह सिखों व अंग्रेज़ों के बीच तथा बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का क्षेत्र भी बना। यानी देखा जाए तो पहले सिख एवं अंग्रेज़ों के बीच का स्थान था ये, लेकिन बाद में जब भारत का बंटवारा हुआ तो ये जो है बॉर्डर का स्थान, फिरोजपुर जो है बॉर्डर का स्थान यानी पाकिस्तान के बीच का सीमा का क्षेत्र बन गया, जो कि और भी महत्वपूर्ण हो गया।
फिरोजपुर के शहीदों की धरती कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लड़ाई हुई। जैसे आपने देखा ही होगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध भी और दूसरा युद्ध भी इसी जगह लड़ी गई, तो इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि फिरोजपुर जो है शहीदों का शहर माना जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर आ जाता है कि भारत स्वतंत्रता लहर के 3 बहादुर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की याद में ये स्मारक सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर में है। अब देखिए यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की यादों में भी यहाँ पर सतलुज नदी के किनारे स्मारक बनाई गई है। तो इसलिए भी जो है फिरोजपुर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और यहाँ जो है बलूचिस्तान में सरागढ़ी में शहीद हुए 21 सिख सैनिक की याद में भी ये ऐतिहासिक स्मारक है। देखा जाए तो 21 सिख सैनिकों को जो है यहाँ पर मौत की घाट उतार दिया था, जिसके कारण ये और भी जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक बन जाता है। तो फिरोजपुर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है और समझना भी आसान है।